सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद परवेज के अगले वीडियो में। दोस्तों ये पेपर जो देख पा रहे हैं आप, ये अभी 29 तारीख को आयोजित हुआ था, 2 शिफ्टों में आयोजित हुआ था और जेईएन का पेपर था, जेईएन इलेक्ट्रिकल वाला पेपर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पेपर था दोस्तों, और बोर्ड ने आयोजित करवाया था। तो दोस्तों जो बोर्ड जो पेपर आयोजित करवाता है तो वो पेपर जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, उन क्वेश्चन का लेवल होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आने वाले 2 एग्जाम कौन कौन से होने वाले, एक तो वनरक्षक का होने वाला है और दूसरा कौन सा होगा, पटवारी का। तो पहले पटवारी का होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? दोस्तों आप सब जानते हैं कि उदयपुर के जो महाराणा थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण हुआ था बप्पा रावल के समय। दोस्तों कब हुआ था? बप्पा रावल के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। इसका आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। जब नागौर दरबार लगा था और अकबर अजमेर आया था तो नागौर दरबार लगा था और नागौर दरबार में ही इसने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीताराम शेख रसिया। राजस्थानी रामायण और एक राजस्थानी भाषा में रामायण अलग है। राजस्थानी भाषा में रामायण का जो रचनाकार है वो संत हनुमंत है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा रामायण का जो ये शब्द दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसका रचनाकार सीताराम शेख सरिया। अगला क्वेश्चन, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों नोगरी नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको बनाया था? देखिए दोस्तों आपको पता होगा, जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। मत्स्य संघ में जो रियासतें थी उनको एक बनाया गया और वहाँ के राज प्रमुख उपराज प्रमुख को वहाँ के जो राजा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। और उसके बाद जो वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तो वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया गया था। तो वो एक प्रशासक के रूप में ही उसको नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान पर शुरू हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोमट। इसका आंसर हो जाएगा बोमट उदयपुर। ये जो लिखा हुआ है ना उदयपुर मतलब मेन अगर स्थान पूछा जाए तो बोमट स्थान है और जिला पूछा जाए तो उदयपुर है। चलिए आगे देखते हैं। बूंदी राजमहलों में निर्मित चैत्यशाला किस शासक की देन है? महाराव उम्मेद सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, महाराव उम्मेद सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसको आप देख पा रहे हैं, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर भेजे थे मेवाड़ महाराणा को। दोस्तों याद रखिएगा कि केसरी सिंह भारत ने जब फतेह सिंह जी कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तब उनको 13 सोरठे डिंगल भाषा में गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से लिखकर भेजे थे। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत निरंजन दास। दोस्तों कौन है? संत निरंजन दास। ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कई लोग जिसका मैं पेपर लिया है वो कोटा करके आया, जबकि इसका कोटा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, साफ से दिख रहा है कि विप्लव मतलब होता है रेवोल्यूशन होता है रिबिलियन होता है बगावत, और बगावत यानी इंकलाब, और इंकलाब यानी क्रांति। यानी क्रांति का विप्लव कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इन्होंने शब्द घुमा दिया है, क्रांति नसीराबाद से ही प्रारंभ हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि नसीराबाद से ही इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था। विप्लव कहे, क्रांति कहे, इंकलाब कहे, 1857 का विद्रोह कहे, सैनिक विद्रोह कहे, जो भी कहे, वो सब प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जब आपने कृषि प्रदेश पढ़े होंगे तो अब जो है, पहले तो सिर्फ ये पढ़ते थे कि भाई शुष्क कृषि प्रदेश है, अर्धशुष्क कृषि प्रदेश है। अब इसको वर्तमान में 5-6 भागों में बांटा जा चुका है। तो ये 5वां भाग है जिसकी ये पूछ रहा है ना, जिसको 5वें भाग के नाम से जाना जाता है। और यह होता है दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, जहाँ पर काली मृदा ज़्यादा पाई जाती है। तो काली मृदा में कौन सी फसल ज़्यादा होती है दोस्तों? तो कपास ज़्यादा होती है, कपास के साथ मक्का के साथ मूंगफली ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि वायुदाब से समझना है आपको उमस होना।
उमस किस माह में होती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा? तो उमस होती है जून महीने के अंदर। देखिए दोस्तों, जैसलमेर के अंदर जितना ज़्यादा वायुदाब बनेगा उतनी अच्छी वर्षा आना की संभावना है, और जैसलमेर की वजह से ही हमारे इधर वर्षा होती है। तो जैसलमेर के अंदर निम्नतम वायुदाब होता है, और निम्नतम या न्यूनतम समझ लें इसको, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूनतम वायुदाब होगा वो उतनी ही ज़्यादा मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित मुख्य कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? सेम की समस्या, ये हो जाएगा श्री गंगानगर। सेम की समस्या से कौन से? श्री गंगानगर और हनुमान प्रभावित है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर के कारण ये जो जिले हैं ये सेम की समस्या से प्रभावित है। सेम की समस्या क्या होती है? देखिए दोस्तों, जैसे ये कृषि जमीन है, ठीक है, और यहाँ जमीन से नीचे यहाँ इस क्षेत्र में चूने की पट्टी है। चूने की पट्टी है और चूने की पट्टी में होता है कैल्शियम। अब मृदा को सबसे ज़्यादा जो उर्वरता समाप्त करता है उस तत्व का नाम होता है कैल्शियम। कैल्शियम से सबसे ज़्यादा उर्वरता समाप्त होती है। अभी आप सोचिएगा जैसे कि इस क्षेत्र के अंदर जैसे ये जल रिस के अंदर जा रहा है, जल मृदा से रिस के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये चूने की पट्टी तक पहुंचेगा। चूने की पट्टी तक ये जल रिस के पहुंचा तो जैसे आपने देखा होगा कि अपन दिया लगाते हैं और दिया में जिस तरह से दिए की बाती के अंदर तेल रिस से इसके ऊपर आता जाता है और दिया चलता रहता है, तो उसी तरह से जो चूना है और ये कैल्शियम है इसके अंदर, ये रिस के ऊपर आ जाता है और ज़मीन को क्या कर देता है? बंजर बना देता है, उसकी उर्वरता को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, ये इसी बोलते हैं सेम की समस्या। और इंदिरा गांधी नहर से प्रभावित क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, वो इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे आप कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है दोस्तों, सूरतगढ़ गंगानगर में है, और जोधपुर के जो हवाई अड्डा है उसका नाम है रातानाडा, ठीक है दोस्तों, रातानाडा। कोटा हवाई अड्डा में कोटा का ही है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर है। और नल, ये देखो यहाँ इसमें हिंदी में लिखा है नल और इंग्लिश में लिखा है नाल, जबकि ये नाल है। नाल कहाँ है? बीकानेर में। ये दोनों ये एयरफोर्स का है। सूरतगढ़ भी एयरफोर्स का है, रातानाडा भी एयरफोर्स वाला ही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सामेला, देखिए दोस्तों इसने सामेला लिखा है, वैसे होता क्या है? ये वैसे तो होता है एक्चुअली सोमेड़ो ऐसे होता है, सोमेड़ो होता है। तो सोमेड़ो जो शब्द है वो विवाह से संबंधित है, ब्याह से संबंधित है दोस्तों, ये विवाह से संबंधित। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? पूरा भारत ही जानता है, बाबा रामदेव जी का मेला जो है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया डांस, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? केला देवी माता, लांगुरिया नृत्य का हो चाहे लांगुरिया गीत हो, दोनों ही केला देवी माता सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन हो जाएगा, मंडन दोस्तों, मंडन। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो दोस्तों ये सबको पता ही है कि 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठिकाने लावा, निमराना और कुशलगढ़, 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी, ठीक है। एक जाट रियासत थी और एक मात्र मुस्लिम रियासत थी। जाट रियासत भरतपुर और मुस्लिम रियासत टोंक, उसके अलावा बाकी सब राजपूत रियासतें थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन के नंबर इधर उधर हो रहे हैं पर आप क्वेश्चन को देखिएगा, नंबर पे ध्यान मत लगाइए। मरु विकास कार्यक्रम में वित्त पोषण होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब मैं पढ़ा रहा था मरु विकास कार्यक्रम, जब मेरे बेच को पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, तो उन्हें बताया था कि भाई 75-25 मरु विकास कार्यक्रम में 75-25 यानी 75 C और 25 S यानी CS याद रखना है। 75 सेंट्रल का है और 25 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम को ये पूछा जा सकता है आगे। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, खस घास उत्पादित होती है। देखिए दोस्तों, खस घास उत्पादित होती है सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा, और इन्होंने ऑप्शन दिया है सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो अपने को मानना है कि टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में खस घास जो खुशबूदार घास है जिसके इत्र बनाए जाते हैं, शरबत बनाए जाते हैं, उस घास का उत्पादन होता है दोस्तों ये सवाई माधोपुर और भरतपुर टोंक में। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मैप बेस्ड होते हैं, ठीक है। और मैप अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कहाँ से प्रश्न करोगे? तो इसलिए मैप क्लियर होना जरूरी है। कि प्रश्न देखिए 38वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों पूर्व से पश्चिम, कई बार तो कंफ्यूज हो जाता है अपन कि पश्चिम से पूर्व करना है या पूर्व से पश्चिम करना है। तो दोस्तों देखिए कि बूंदी जिला जो है किस साइड आता है? बूंदी जिला, जैसे ये अगर मैं आपके सामने नक्शा बनाऊँ इस तरह से, आपको पता है बूंदी जिला किस तरफ आता है? हाड़ौती वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इस तरफ निकला हुआ, ये इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ बूंदी आएगा
ठीक है। फिर बूंदी के बाद कौन सा जिला आएगा, तो यहाँ आएगा आपका अजमेर, अजमेर के बाद यहाँ पाली और यहाँ बाड़मेर। तो दोस्तों ये हो गए व्यवस्थित, पहले आ जाएगा बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। ये इस तरह से इसको आपको समझना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कौन सा बता रहा है, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मगरा, पूगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं। दोस्तों भेड़ की नस्लें हैं, ये सब भेड़ की नस्लें हैं, मगरा, पूंगल और सोनाड़ी नस्लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थलीकरण में का कारण नहीं है। देखिए दोस्तों, अति जुताई बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल सच बात है। अति जुताई मतलब जोतना, बंजर जमीन को तैयार करना जोतना कहलाता है। तो अति जुताई मतलब बंजर, ये मैं समझ लीजिए जैसे कि बंजर जमीन नहीं समझेंगे अपन, कुछ ऐसी ज़मीन जैसे मरुस्थली, जहाँ पे मरुस्थली ज़मीन नहीं है और कुछ क्षेत्र में जैसे हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वन फैला हुआ है, उसको जोत के अगर खेती करेगा आदमी तो अति जुताई में गिलाएगा ना। ठीक है। अगला है जनसंख्या आधिक्य, बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी है अतिचारण, अतिचारण से भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और कौन सा नहीं है, तो दोस्तों जैविक कृषि, जैविक कृषि मरुस्थल में होती ही नहीं है, और होती है तब भी इसका फायदा होगा, मरुस्थलीकरण में इसका कोई योगदान नहीं है। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस के क्या कह रहा है ये। सूची फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, पहला जो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये वाला, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए बोर्ड ऐसे प्रश्न डालता ही डालता है, मोस्टली आपको 2-3 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। सीता माता कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, सरिस्का कहाँ है, अलवर में है, केला देवी कहाँ है, भरतपुर में है, और केवला देव कहाँ है, माफ़ कीजिएगा, केला देवी कहाँ है, करौली में, और केवला देव कहाँ है, भरतपुर में। तो दोस्तों इसका बस इस तरह से मिला के देख लीजिए, सीता माता प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर, केला देवी करौली और केवला देव भरतपुर। यानी क्या हो जाएगा इसका कि फर्स्ट सी हो जाएगा, CADC हो जाएगा दोस्तों, CADB हो जाएगा इसका, CADB इसका आंसर हो जाएगा, CADB, ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाना है और कूट का प्रयोग करना है। दोस्तों देखिए, रामगढ़ विजदारी कहाँ है, बूंदी में है, जवाहर सागर कहाँ है, कोटा में है, ताल छापर कहाँ है, चूरू में है, और वन विहार धौलपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखी। देखिए दोस्तों, इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है। बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, आंखें मीच के सुनामी। पर यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या सुनामी का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है राजस्थान में। देखिए दोस्तों, अगर तमिलनाडु के तट पर अगर सुनामी टकराएगी तो 100% राजस्थान के अंदर वर्षा होगी। ठीक है, तो प्रभाव तो होगा, परंतु घटित नहीं होती है, घटित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मरुस्थल है टोटल, और समुद्र के से बहुत ही दूर है, तो सुनामी का तो संभावना ही नहीं है। परंतु हाँ, अगर पूछ ले कि सुनामी अगर आती है दक्षिण भारत में या गुजरात के तट से टकराती है तो क्या राजस्थान के अंदर कुछ प्रभाव दिखेगा। हाँ, तो प्रभाव दिखेगा कि वर्षा होगी 100%, तूफान आए, चक्रवात आए, तो अगर वो किसी भी तट से टकराता है तो उसका राजस्थान में प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। वन क्षेत्र में पूछे, वो क्षेत्रफल में पूछे, चाहे प्रतिशत में पूछे, तब दोनों का आंसर उदयपुर होगा। भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है। दोस्तों पेट्रोलियम में एकाधिकार अभी हुआ नहीं है। ये चीज़ मानी जा सकती है कि बॉम्बे हाई जो द्वीप है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है वर्तमान में, परंतु हो सकता है कि आने वाले समय में बाड़मेर से सबसे ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो अभी कोई संभावना नहीं है, तो इसको पेट्रोलियम को अपन सही मानेंगे और ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाता है। दोस्तों देखिए, पेयजल की बात कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका मानसी वाकल जो सुरंग है वो इसीलिए लगाई गई ताकि उदयपुर को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। कंवरसेन लिफ्ट नहर, देखिए दोस्तों, जिसका मैंने पेपर लिया था उसने गलत कर रखा है। कंवरसेन लिफ्ट नहर का ऑप्शन सी आंसर सही है, बीकानेर और गंगानगर में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिफ्ट नहर है, और जो नहरें हैं उन सबको आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। तो ऑप्शन ए, नसीराबाद में हत्या की गई थी इन दोनों की। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? देखिए महाराणा सांगा का जो दाह संस्कार वो हुआ मांडलगढ़ में हुआ। इनकी छतरी भी मांडलगढ़ में है, परंतु इनको जहर जो दिया गया था वो कालपी में दिया गया था। कालपी में इनको विष दिया गया था और इनकी जो मृत्यु हुई, उनका देहांत जो हुआ वो कहाँ हुआ था? मांडलगढ़ में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? ये देखो, इसने जिसका मैंने पेपर लिया उसने बहुत गलतियां कर रखी है। इसने कोटा जलावड़ कर रखा है, कोटा जलावड़ नहीं है, मथुरा और करौली। देखिए देखिए दोस्तों, आज ही मैंने एक किताब के अंदर देखा कि उसके अंदर जो लाला जयदयाल है उनका संबंध भरतपुर से बता रखा है। अब इसके अंदर भरतपुर तो दिया नहीं है, परंतु हाँ मेहराब खान जो है उनका संबंध करौली से है 100%। तो अपन मथुरा और करौली ऑप्शन डी को सही मानेंगे। ऑप्शन डी इसके अंदर सही हो जाएगा। ये स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1818 में राजपूत राजाओं ने संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किस अंग्रेज अधिकारी को सौंपा था या किसे सौंपा था? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को इन्होंने उत्तरदायित्व दिया था, जिम्मेदारी दी थी। ऊंचाई के संबंध में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? बड़े से छोटे की तरफ आना। तो शेर बड़ी है, फिर उसके बाद जरगा, अचलगढ़ और तारागढ़। ये ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई वो पूछ नहीं रहा है आपसे, उसने चार का प्रश्न बना के एक साथ ही पूछ लिया है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मिश्रित प्रश्न आता है और मिश्रित प्रश्न में आप गलती करके आ सकते हैं। त्रिकाल का संबंध किससे है? जब अनाज, जल और चारे का एक ही साथ अकाल पड़ जाए तो उसको कहते हैं त्रिकाल। यानी अनाज का भी अकाल पड़ना, जल का भी, अन्न। जैसे तो ये जो इन्होंने हिंदी में लिखा है शुद्ध मतलब इस तरह से सामान्य भाषा में लिखा है, वैसे तो होता यह है कि अन्न, जल और तृण, इस अकाल को कहते हैं त्रिकाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस प्रदेश में अल्फी सल्स समूह की मृदा मिलती है? अल्फी सल्स यानी पुरानी जलोढ़, और पुरानी जलोढ़ मिलती है दोस्तों जयपुर, अलवर और दौसा वाले क्षेत्र में। जयपुर, अलवर और दौसा वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है और उससे वहाँ से प्रश्न आया है दोस्तों। ठीक है, और वो प्रश्न मैंने आपको उसमें बताया है, देख लीजिएगा जाके। मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा मैं, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, इंस्टाग्राम भी बता दूंगा। ठीक है, और कोविड रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, चंबल की सहायक नदी परवन है। साबरमती की जो वात्रक जो इन्होंने देखिए दोस्तों, कोई भी प्रश्न में आपको कभी कंफ्यूज लगे ना तो इंग्लिश वाला देख लीजिए। साबरमती के सामने इन्होंने लिखा वेत्रक, जैसे होता वेत्रक ही, वात्रक कोई नदी नहीं है। माही की सहायक कमला है। लूणी की सहायक अनास नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। लूणी की सहायक अनास नहीं है। अनास किसकी सहायक है? माही की सहायक है और बांसवाड़ा से ही निकलती है। पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? जैसलमेर। इसका आंसर सही हो जाएगा 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जो है इसका आंसर है, और जैसलमेर इसका आंसर सही हो जाएगा। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? देखिए दोस्तों, लू शब्द तो हम जानते हैं कि धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को चलना। शुष्क हवाओं यानी कि जिनके अंदर आर्द्रता बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है, उनको कहते हैं शुष्क हवाएं, और जो बीमार कर देती है इंसान को। दिशा पूछ ले कभी लू की किस तरफ से किस तरफ चलती है, तो दोस्तों याद रखना पश्चिम से पूर्व की तरफ, और पूर्व चलती है। पूर्वाइयाँ जो चलती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। पूर्वाइयाँ सुहानी हवाएं होती है, लाभदायक हवाएं होती है, जबकि लू जो होती है नुकसानदायक हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है। काली मृदा पाई जाती है बारह, झालावाड़ और कोटा वाले क्षेत्र में, यानी हाड़ौती वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगर ये बूंदी भी दे देता तब भी अपन इसको सही मान लेते हैं। ठीक है, काली मृदा जो है वो हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उस पठार के ऊपर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? दोस्तों प्रश्न कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। और उसका ऑप्शन जो होगा वो दोस्तों, ऑप्शन ए है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, ऑप्शन बी है मानसून तटस्थ कृषि, ऑप्शन सी है शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, और ऑप्शन डी है स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी। स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी पहले थी, वर्तमान में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम जो है राजस्थान के लोग वर्तमान में खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गई। ठीक है, और शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, यानी कि जो बड़ा जो कृषि क्षेत्र है एक जैसलमेर वाला, उसमें शुष्क कृषि ही होती है। यानी ऐसे क्षेत्र जैसे अपन देखें इसबगोल हो गया, माफ़ कीजिएगा, ज्वार हो गई, मक्का हो गई, बाजरा हो गई, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 ये इसमें दे रखा है, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म सही है। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है। जाखम लूणी की सहायक कतई नहीं हो सकती, गलत है। पार्वती जाखम की सहायक कतई नहीं हो सकती। ठीक है। कोठारी जो है लूणी की सहायक नहीं है। हाँ, सोम जरूर, जो सोम और माही जो है दोनों एक दूसरे की सहायक है, यानी माही की सहायक कौन सी है? सोम नदी है जो उदयपुर से निकलती है। अपनी क्या कह रहा है ये? अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। मतलब किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, ढाक वन, ढाक चित्तौड़गढ़ राजसमंद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सालर वन अलवर जयपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सदाबहार वन पाया जाता है सिरोही के अंदर, एवरग्रीन। और शुष्क सागवान वन मिलेगा आपको बांसवाड़ा में। ठीक है। तो इस तरह से कूट को मिला लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला, DCBA, ये वाला। आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों अपन। तरुण भारत संघ संगठन में संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल संरक्षण। जल संरक्षण इसका आंसर सही है। CADP का संबंध किससे है? ये दोस्तों इसका आंसर आपको इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, पर हाँ मैं बता देता हूँ आपको। CADP का जो संबंध है, वो CADP जो योजना प्रारंभ की गई राजस्थान के अंदर, वो भारत सरकार और विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई। भारत सरकार और विश्व बैंक की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? दयालदासरी ख्यात। इसका ऑप्शन बी सही है। म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? IT प्रिजार्ड जो है इस पुस्तक के लेखक है। म्यूटिनीज इन राजपूताना, IT प्रिजार्ड। ठीक है दोस्तों। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा कहाँ हुई थी दोस्तों? राजस्थान से बाहर हुई थी इसकी घोषणा, और कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी उस समय हरियाणा में, ये मान लीजिए भाई चाहे हुआ ना हुआ हो, परंतु हाँ रेवाड़ी और भरतपुर ये सब एक ही चीज़, उस समय एक ही थे। तो रेवाड़ी में इसकी घोषणा हुई थी। सागरमल गोपा को 6 वर्ष की सजा देकर उनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है दोस्तों। जैसलमेर के क्रांतिकारी थे और बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं सागरमल गोपा, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया केरोसिन डालकर। चित्रकला को किस शैली में पक्षी एवं जानवरों को महत्वपूर्ण दिया? देखिए दोस्तों, पक्षियों का जब भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए बूंदी शैली। अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजय राज। अर्णोराज नहीं है, अजय राज है। जसवंत थड़ा कहाँ है? तो सबको ही पता है, राजस्थान का ताजमहल जोधपुर। क्या कह रहा है कि 11वीं शताब्दी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रेण, शाहपुरा, सिंथल, खड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? रामसेन संप्रदाय। प्रसिद्ध बणिथणी चित्रशैली का चित्रकार कौन है? सबको पता है, निहाल चंद है, किशनगढ़ की शैली है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। मैंने वीडियो डाल रखी है, पूरी की पूरी देख लीजिएगा, नामकरण से संबंधित। तो दोस्तों मोस्टली जो प्रश्न थे मैंने आपके सामने बताए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।